सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब वहीं से आगे चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम स्पेक्ट्रम देख रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों का, और उसमें मैंने आपको अलग अलग तरंगों के बारे में भी बताया था। जस्ट प्रकाश हमने टॉपिक स्टार्ट किया ही था, प्रकाश या लाइट। इसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। जल्दी से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में ही। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। ये एक प्रकार से क्या था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम था। और इसमें मैंने आपको बताया था भाई, ये रेडियो वेव्स, ये सूक्ष्म तरंगें या माइक्रोवेव्स, ये आई से इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरणें, ये दृश्य प्रकाश था, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट, ये अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरणें, ये एक्स रेज या एक्स विकिरणें, और लास्ट में गामा रेज, गामा विकिरणें। ये जो दृश्य प्रकाश था, चैप्टर में हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे। ये जो दृश्य प्रकाश है, जो कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसकी बात करें तो आपको बताया भी था मैंने, विबग्योर। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में इसका सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, बाकी वैसे अपन उल्टा लिखते हैं, विबग्योर। ठीक है, आगे बात करें। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। मैंने रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज सभी के प्रयोग बताए थे कि कहाँ कहाँ करते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और बतानी है, सुनना। देखो, जब हम ये लेफ्ट से यानी रेडियो से गामा तरंगों की तरफ बढ़ते, रेडियो से गामा रेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना, ये जो तरंगे हैं, तरंगों में ऊर्जा होती है, तो इनमें ऊर्जा जो होती है इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आवृत्ति को n से दर्शा देते हैं या न्यू से दर्शा देते हैं। और लेफ्ट से राइट जाने पर इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है या तरंग लंबाई या वेवलेंथ होती है, लंबाई या इसे वेवलेंथ कहते हैं, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं, ये घटती है। पे नीचे वाला तीर का मतलब क्या है, कमी आ रही है या घट रही है। ऊपर वाले का तीर का मतलब क्या है, बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। रेडियो से माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज की तरफ जाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तो अगर मैं पूछूं रेडियो की आवृत्ति ज्यादा या गामा की, तो आप क्या कहोगे, गामा की। ये सीक्वेंस में इसीलिए लिखवाया। अच्छा चलो एक बार यहां पर भी आ जाओ, इस वाले भाग में भी आ जाओ, इनकी भी बात कर लेते हैं, विबग्योर की। विबग्योर में भी देखो, यहां पर इंफ्रारेड के बाद क्या आएगा, रेड, फिर ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, वॉयलेट के बाद क्या आएगा, अल्ट्रा वॉयलेट। तो इसमें भी इसी सीक्वेंस में इधर की तरफ चलेंगे तो यहां पर भी देखो, रेड से वॉयलेट की ओर जाने पर आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। यानी आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, वॉयलेट की। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वॉयलेट की। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की। ध्यान रखना ये सीक्वेंस, इसलिए मैंने यहां पर ये विबग्योर को उल्टी तरफ से लिखा है। बाकी वैसे अपन पढ़ते हैं तो विबग्योर को सीधी तरफ से ही लिखते हैं। इस स्पेक्ट्रम में ये पहले रेड आएगा, फिर वॉयलेट आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो तरंगें होती है, इन तरंगों में ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा कहलाते E बराबर एच न्यू कहलाती है।
एच न्यू कहलाएगी। यहां पर देखो ई जो एनर्जी है ये एच तो हो गया, स्थिरांक हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, इसको तो एक बार छोड़ो। बाद में क्या आया, न्यू यानी आवृत्ति, यानी ऊर्जा, किसी भी तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, उसकी आवृत्ति पर। कैसे निर्भर कर रही है, डायरेक्ट क्या है देखो, समानुपाती ऊर्जा ये तरंग की आवृत्ति के समानुपाती, यानी ऊर्जा की, सॉरी, अगर इस ऊर्जा की बात करें कि तरंग आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, देखो इधर से हम चले गामा की तरफ तो आवृत्ति बढ़ी, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी हुई, गामा की। इसलिए गामा की एनर्जी भी ज्यादा है। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इतनी मोटी स्टील की अगर चद्दर हो उसके भी आर पार निकल जाती है कौन, गामा रेज, क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा है। एनर्जी जब ज्यादा होगी तेजी से टकराएगी और इसको भेद कर, यानी इसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊं, जैसे इंफ्रारेड का उदाहरण भी मैंने दिया था आपको कि अगर टीवी के रिमोट के आगे अगर आप अपना हाथ रख लेते हो तो वो टीवी उस सिग्नल को कैच नहीं करती जो आपके रिमोट से निकलते। इसका कारण था क्योंकि ये इंफ्रारेड आपके हाथ के आर पार नहीं जा सकती, इसकी भेदन क्षमता क्या है, यानी इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। जैसे जैसे गामा से आप रेडियो की तरफ आओगे, यानी उल्टा आओगे, तो धीरे धीरे इनकी पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर, कंक्लूजन बता रहा हूं, लेफ्ट से राइट यानी रेडियो से गामा की तरफ जाने पर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगी कम, तरंग दैर्ध्य, सॉरी, फ्रीक्वेंसी रेडियो से गामा की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा, या ऐसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम उल्टा होता है ये तरंग दैर्ध्य, यानी रेडियो से माइक्रो की ओर, या सॉरी गामा की ओर आने पर तरंग दैर्ध्य में हम देखते हैं कमी आती है। और ऊर्जा की बात करूं तो लेफ्ट से राइट जाने पर ऊर्जा में क्या होगी, एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी वो गामा की होती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, प्रकीर्णन उनका ज्यादा होता है जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती तो आवृत्ति के समानुपाती होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। तो ये हमने बात की एक तरह से, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो थी उनके स्पेक्ट्रम की बात की। फिर उसके बाद हम बात वापस प्रकाश की करते हैं, जो दृश्य प्रकाश था। तो प्रकाश की विभिन्न परिघटनाएं, यानी डिफरेंट फिनोमिना कौन से हैं जो लाइट दिखाती है, वही हमें पढ़ने हैं, परिघटनाएं या फिनोमिना। और इन अलग अलग परिघटनाओं में प्रकाश की प्रकृति भी अलग अलग होती है, जो मैंने बताया भी था आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी परिघटना में कैसी प्रकृति दर्शाएगा प्रकाश। एक तरफ मैं लिख देता हूं तरंग प्रकृति, भाई दोहरी प्रकृति दर्शाता है, कभी तरंग तो कभी कण के रूप में। तरंग प्रकृति या वेव नेचर, ऐसी कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश तरंग प्रकृति दर्शाता है, वेव नेचर दर्शाता है, इसको मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसे परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, पोलराइजेशन,
विवर्तन, ये तो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। और विवर्तन की कहेंगे रिफ्रैक्शन। और लास्ट में आ जाएगा आपके व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो ऐसी परिघटनाएं जिनमें प्रकाश तरंग प्रकृति दर्शाता है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होगा, ये डिफ्रैक्शन नीचे हो जाएगा, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन हो जाएगा विवर्तन। ध्रुवण को कहते हैं पोलराइजेशन और व्यतिकरण। आई थिंक ये परावर्तन अपवर्तन यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यही आप ज़्यादा पढ़ते हैं। ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन समझना ये बता दूंगा कि होता क्या है। ध्यान देना, परावर्तन, अगर मैं बात करूं परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या है, जो मैंने आपको कल भी बताया कि कोई भी वस्तु को आप देख कब पाते हो कि इस वस्तु से टकराकर कोई प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुंची, यानी प्रकाश किरण आई किसी अपारदर्शक सतह से या किसी अपारदर्शक अवरोध से टकराई और आपकी आंखों तक पहुंची, यानी इसके आर पार नहीं गई, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, जिधर से आई उधर ही उसी माध्यम में लौट जाती, इसे कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन कैसे किसे कहते हैं, जैसे दो अलग अलग माध्यम हो जाएंगे, जैसे इस तरफ ले लेता हूं वायु और इस तरफ ले लेता हूं जल। जब ये प्रकाश किरण इस वायु से जल में जाती है तो ये अपने इस डायरेक्ट यानी सीधे सीधे तो नहीं जाएगी, थोड़ा सा अपने ये जो मूल पथ होती है इससे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और ये अपने मार्ग से विचलित होकर थोड़ा सा तिरछा चली जाती, इसे कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। अगर मैं बात करूं ध्रुवण की, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रकाश की जब गति होती है तो गति की दिशा के लंबवत, यानी ये फोर फिंगर मेरे प्रकाश की गति की दिशा दर्शा रही है, तो इसके लंबवत विद्युत और ये चुंबकीय घटक होते हैं। अगर मैं कैसे भी करके इन दोनों घटकों को एक ही तल में ले आऊं, ये ऐसे मोड़कर मैं एक ही तल में ले आया, तो ऐसा प्रकाश कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। और ऐसे फिल्में या ऐसी कांच आती है जिनकी सहायता से हम कांच जिस प्रकाश का क्या कर सकते हैं, ध्रुवण कर सकते हैं, यानी इनको एक ही दिशा में हमने ध्रुवित कर दिया। आप ऐसा कई बार देखते होंगे, वो अच्छी क्वालिटी वाले जो चश्मे आते हैं वो 100-150 रुपए वाले नहीं, जिन पर आप देखते होंगे ऐसे इस तरह से रेबेन लिखा हुआ था, और यहाँ पर कुछ चश्मों में पीछे पी भी लिखा हुआ रहता है। पीछे ये पी का मतलब ही होता है कि वो कैसा है, पोलराइज्ड कांच से बना हुआ चश्मा है। थोड़ा सा महंगा आता है, ज़्यादा महंगा नहीं, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तब ये भी ले लोगे। तो ध्रुवण के दौरान क्या हुआ देखो, जब हम धूप में चलते हैं तो कईयों को धूप में देखने में परेशानी होती है, तो कोई बात नहीं, चश्मा लगा लो, थोड़ा सा आंखों को कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन जब इस तरह का चश्मा पहनते हैं ये ध्रुवित कांच का, तो वो जो इतना एकदम वो तेज चमकती हुई सरफेस जो दिखती है जिसके सामने आप आंखें खोल के नहीं देख सकते, अब ऐसा चश्मा पहनने के बाद आपकी आंखों को कंफर्ट होता है, क्योंकि अब ये जो चश्मा पहन लिया, चश्मे से होकर जो प्रकाश आएगा वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, जिसकी तीव्रता थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीव्रता कम हो जाने की वजह से अब आप आसानी से देख सकते हो, इसलिए थोड़े से कॉस्टली होते चश्मे। विवर्तन की बात करते हैं, विवर्तन क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं किसी प्रकाश किरण का, तो जब तक इसके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आती, कोई भी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, प्रकाश किरणें सीधी सीधी चलती है हमेशा। किसी भी माध्यम में प्रकाश किरणें हमेशा सीधी चलती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई पारदर्शक अपारदर्शक कोई भी वस्तु ना आए।
अब अगर मैं यहां पर बीच में कोई वस्तु रख देता हूं, अपारदर्शक वस्तु रख दी, मान लीजिए ये अपारदर्शक वस्तु रख दी, तो अब ये प्रकाश किरणें क्या होंगी, अपारदर्शक थी तो जो यहां पर टकराएगी वो वापस इसी माध्यम में लौटकर आ जाएंगी। लेकिन कुछ प्रकाश किरणें जो इसके किनारों पर आती है, ये किनारों से थोड़ा सा विचलित होकर सीधे चली जाती है। जो प्रकाश किरणें बिल्कुल किनारों पर आई, एजेस पर, बिल्कुल किनारों पर आती है, वो क्या होती है, थोड़ा सा विचलित होकर सीधे चली जाती है। तो ऐसे अपारदर्शक वस्तुओं के किनारों पर प्रकाश किरणों का इस प्रकार से मुड़ना, यह कहलाता है विवर्तन। और लास्ट में बात करते हैं व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण में हम एक नहीं दो दो प्रकाश तरंगों की बात करते हैं। दो प्रकाश तरंगें अगर किसी माध्यम में गति कर रही हैं, ये तरंग के रूप में गति कर रही है, तरंग प्रकृति दर्शा रहा हूं, ये तरंग के रूप में गति कर रही, और इसी समय इसी दौरान यहां पर एक और कोई प्रकाश किरण आती है, एक और कोई प्रकाश किरण यहीं पर इसी माध्यम में गति करती हुई आती है इस तरंग के पास, तो हम क्या देखते हैं, दोनों तरंगों का मिश्रित प्रभाव यानी एक मिला जुला प्रभाव दिखाई देगा, जिसके कारण कहीं पर आपको प्रकाश की तीव्रता बढ़ी हुई तो कहीं पर शून्य यानी जीरो महसूस होती है। इनके सबके ध्यान रखना, ये जो नीचे वाले हैं ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, इनके उदाहरण ध्यान रखना, क्योंकि ये डिटेल में इतने हमारे सिलेबस में है भी नहीं। व्यतिकरण के उदाहरण ध्यान रखना, चाहे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, चाहे सड़क पर फैले हुए तेल का ज़्यादा रंगीन दिखाई देना, अलग अलग रंगों का दिखाई देना, चाहे सीडी जो होती है, सीडी या डीवीडी, उसकी एक सरफेस जो होती है वो चमकीली रंगीन दिखाई देती, ये सभी कारण ये विवर्तन के कारण होता है। ये सभी विवर्तन के एग्जाम्पल थे। तो अलग अलग परिघटनाएं अभी मैंने नाम लिखवाया, आगे इनकी बात भी करेंगे इसी सीक्वेंस में। फिर हम बात करते हैं कि ऐसी परिघटनाएं जिनमें प्रकाश कण की प्रकृति दर्शाता है, ऐसी कौन कौन सी परिघटनाएं हैं। ऐसी परिघटनाओं की बात कर लेते हैं जिसमें प्रकाश कण प्रकृति दर्शाता है, पार्टिकल नेचर दर्शाएगा। कण प्रकृति दर्शाता है या पार्टिकल नेचर। तो इसके उदाहरण लिख लेते हैं, देखें। एक तो इसमें हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है अभी बताता हूं। और भी देखें, छाया का बनना, शैडो फॉर्मेशन, ये परिघटनाओं में प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति यही तो होता है कि कभी कण के रूप में कभी तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। और इसमें हमने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है प्रकाश ऊर्जा को। जैसे ये कोई भी लाइट सेंसिटिव मेटल था, कोई भी ऐसी धातु थी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे। जब इस पर हम निश्चित तीव्रता या निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को गिराते हैं, प्रकाश आपतित होता है इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर
इस धातु से बाहर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस मेटल से बाहर आने लगते हैं और सामने हम क्या रख देते हैं, ऑपोजिट चार्ज प्लेट यानी धनावेशित प्लेट रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, इस धनावेशित प्लेट की ओर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में गति करते हैं तो हम देखते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एक्चुअली जब तार में कोई, किसी भी तार में करंट दौड़ रहा है या करंट प्रवाहित हो रहा है तो एक्चुअली होता क्या है, उस तार में करंट की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते। तो जब जब ऐसे इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं तो वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि प्रकाश की सहायता से हमने विद्युत धारा उत्पन्न की। आइंस्टीन ने बताया इसके बारे में। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, नीचे छाया का बनना, जैसे नॉर्मल अपन किसी परछाई की बात करते तो उसमें भी प्रकाश उस दौरान कण प्रकृति के समान व्यवहार करता है। क्योंकि तरंग अगर होती तो तरंगें तो क्या होती है, अवरोधकों के आर पार चली जाती। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि वो कण के रूप में व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसके आर पार नहीं जा पाया और परछाई बन गई। ठीक है, आगे बात करें तो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति अलग अलग जो परिघटनाएं, ध्यान रखना कि कौन सी परिघटना किस प्रकार, यानी इस परिघटना में प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा है और इन परिघटनाओं में प्रकाश कण के रूप में व्यवहार कर रहा है। सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि वह परिघटना जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। दो ऑप्शन इधर से आ गए, तीसरा आ गया कोई नहीं, और एक ऑप्शन इधर से आ गया। या पूछ लिया कण प्रकृति दर्शाने वाली प्रकाश की परिघटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीन इधर से ले लिया, आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये हमने अब तक प्रकाश के सामान्य गुणों की बात की। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो एक एक करके इन परिघटनाओं को पढ़ते हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, लेंस या जो दर्पण वगैरह हैं, सभी इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं क्या है, बिल्कुल सिंपल सा। हमेशा प्रकाश वाले चैप्टर में आपको जैसे भी अगर कोई क्वेश्चन भी आए ना, न्यूमेरिकल भी आए, तुरंत एक डायग्राम जरूर बना लेना। जब मैं ऐसे ये सीधी रेखा खींचकर पीछे ऐसी डिज़ाइन वगैरह बना देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक दर्पण बनाया है। दर्पण जिसमें आप डेली अपने आप को देखते हो। भाई कांच जो होता है ना, दर्पण, शीशा, मिरर, जिसमें हम खुद को देख पाते हैं, वो आर पार जिसके दिखता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, शीशे की बात कर रहा हूँ, मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, मिरर की बात कर रहा हूँ, ग्लास की नहीं कर रहा। तो मिरर में ये पीछे की तरफ वो पॉलिश लगा देते हैं AgNO3 की या एल्यूमिनियम की या पारे का लेप कर देते हैं, जिससे वह एक समतल जो कांच की पट्टी होती है बिल्कुल आर पार दिखने वाली, एक तरफ इनका लेप कर दिया तो वो किस में बदल जाती है, मिरर में या दर्पण में। अब मिरर या दर्पण में आप हमेशा खुद को देखते हो। इस प्रकाश वाले चैप्टर में हमेशा जब जो आप देखते हो वो चीजें बस याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। आप खुद को देखते हो इस दर्पण में, यहां पर जब आप खड़े हो खुद को देख पाते हो, अपना इमेज देख पाते हो, उसकी भी बात अपन आगे करेंगे कि क्या क्या दिखता है आपको। अब यहां पर एक बात सुनना कि जब ये मिरर की यानी ये दर्पण की बात कर रहा हूं तो दर्पण क्या होता है, अपारदर्शक है। मिरर क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब यहां पर कोई प्रकाश की किरण इस मिरर पर आकर गिरती है, एक प्रकाश किरण इस दर्पण पर आकर गिरी तो ये वापस इधर ही लौट जाती है। इधर मैं मान लेता हूं इधर का माध्यम क्या था, ये वायु था। वायु, हवा से आ रही थी प्रकाश किरण और इससे टकराई और वापस इधर ही आ गई। यही है परावर्तन। रटते क्यों हो कि परावर्तन की परिभाषा रट रहे हो, नहीं, डायग्राम अगर देख लिया तो बता सकते हो। देखो मेरे हाथ के मूवमेंट को देखते रहना। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गति करते हुए अपारदर्शक अवरोध से टकराती है
तो टकराने के बाद वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, यही परावर्तन कहलाता है। बस इसमें कुछ थोड़े से निकचार कर देते हैं, इनके नाम लिख देते हैं। क्या? ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसे कह देते हैं आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रे आई से दर्शाते हैं। जो ये परावर्तन होने के बाद परावर्तित होकर लौट गई, इसे परावर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड आर से दर्शा देते हैं, स्मॉल आर से। अब एक बात सुनना, इंपॉर्टेंट जो बात है वो आगे आपके क्वेश्चंस में काम आएगी, देखना। ये जो दर्पण था या अपारदर्शक सतह थी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी लंबवत मैं एक ये डॉट डॉट लाइन बना रहा हूं। ये जो लाइन बनाई है इसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अभिलंब इस परावर्तक पृष्ठ के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पर होता है, एन से दर्शाते हैं हमेशा। वाकई में ऐसे नहीं कि आपके उस कांच से कोई अंदर से लाइन निकल रही है, नहीं, ये आभासी होती है, अपन इसको मान लेते। और माना क्यों? क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन करनी है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण आदि की। अब सुनो, देखो, ये आपतित प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे ही कहते हैं थीटा आई कह दिया। आपतित प्रकाश किरण आई, इसका कोण क्या कह देता हूं मैं? थीटा आई। और जो ये परावर्तित प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ जो कोण बना रही है उसको थीटा आर कह देता हूं। रिफ्लेक्टेड लाइट रे थीटा आर से दर्शा दिया। ये थीटा आई क्या है इधर बता देता हूं। थीटा आई जो है ये तो हो गया आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और थीटा आर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये आपके सामने परावर्तन का पूरा मैंने डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को देख के ही परिभाषा बना सकते हो, अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लेना। देखो, जब कोई प्रकाश किरण, ये देखो आपतित प्रकाश किरण किसी माध्यम में यानी इस वायु में गति करते हुए, किसी माध्यम में गति करते हुए अपारदर्शक अवरोधक, वो अपारदर्शक अवरोधक जरूरी नहीं है ये मिरर ही हो, एक दीवार भी हो सकती है। अपन ने यहां पर ये दर्पण ले लिया, टकराती है तो टकराने के बाद वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आते हैं परावर्तन के नियम, जो कि इसके अंदर इसी डायग्राम से बता रहा हूं। भाई, अब परावर्तन के नियमों की बात करूं तो 3 चीजों को ध्यान रखना। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो ये आपतित प्रकाश किरण, दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण, और तीसरा ये अभिलंब। तीनों को देखो मैंने बोर्ड पर ही बनाया, बोर्ड के तल में ही बनाया, यानी ये जो तल है बोर्ड का, तीनों इसी तलों में है। ऐसे नहीं है कि ये आपतित प्रकाश किरण कहीं अंदर से या कहीं बाहर से आ रही है, इसी तल से आई और इसी तल में वापस चली गई, और ये अभिलंब भी इसी तल में था। यानी तीनों को मैंने बोर्ड पे ही बनाया। ऐसे तो नहीं है कि कोई ये लंबवत बाहर की ओर आ रही है प्रकाश किरण या ये अभिलंब बाहर की ओर निकल के आ रहा है, नहीं, तीनों के तीनों इसी प्लेन में है, सेम प्लेन में। पहला नियम ही यही हो गया। परावर्तन के नियमों की अगर मैं बात करूं, परावर्तन के नियम क्या कहते हैं सुनना। इसमें पहला नियम बता देते हैं कि आपतित प्रकाश किरण आई
अभिलंब n व परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम प्लेन में, ये बोर्ड पे ही बनाया तीनों को। और दूसरा नियम बहुत आसान है, क्या? ये थीटा और थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है। दूसरा नियम क्या है? थीटा आई बराबर थीटा आर। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। अब क्वेश्चन इसी पर बनता है, थीटा आई बराबर थीटा आर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, हमेशा ध्यान रखना, ये वाला कोण जितना होगा ना, ये वाला कोण भी उतना ही होगा, सेम होगा। और इसी पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा, लेकिन फिर भी गलती करोगे। अभी आगे क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें कई जने गलती करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, हमेशा। ठीक है, एक ही तल में यानी सेम प्लेन में होते। तो चलो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में करवा रहा हूं और आप गलती करना मत करना वैसे तो, कि एक प्रकाश किरण, कई जने नहीं भी करेंगे ये भी मुझे पता है, एक प्रकाश किरण किसी दर्पण से किसी दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित यानी इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं। आपतित होती है तो परावर्तन कोण बताएं। कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए 40 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 50 डिग्री और डी हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए जल्दी से बताएं। एक प्रकाश किरण, ध्यान से पढ़ना, फिर मैं जब इतना कह देता हूं गलती करोगे तो वहां पर गलती करते ही हो आप। ठीक है, हाँ देखो 40 50 40 50, एक बात तो तय हो गया। चलो इतना तो मैं रिलैक्स हूं कि अब 80 और 100 अभी तक किसी ने नहीं कहा। 40 ए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बात जो मैं कह ही रहा था, गलती कर दी और कईयों ने नहीं भी की है। देखो 40 और 50 में से एक आंसर से ये तो बात पता चल ही गई। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, मैं फिर कहता हूं हमेशा जब भी प्रकाश के क्वेश्चन करो तुरंत डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम बनाते ही आपकी आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या इवन यहां तो पूरा ही हो जाएगा, डायग्राम में ही हो जाएगा। कैसे? देखो आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया क्या कि एक प्रकाश किरण किसी दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। यानी एक बात तो समझ में आ गई, परावर्तन है। जैसे ही आपको लगे ना परावर्तन का क्वेश्चन आ गया, ये तुरंत इस तरह से उल्टा के बना लिया करो, या कैसे भी। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपके सामने क्या हो गया? दर्पण हो गया। ये लो, तुरंत ये बना लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो दिया है वो देखते चलो। क्या कि एक प्रकाश किरण किसी दर्पण से 40 डिग्री का कोण, बस इतना रुक जाओ, आगे अभी मत जाओ। 40 डिग्री का कोण बनाते हुए, दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए ये प्रकाश किरण आई थी। आपतित प्रकाश किरण आई से दर्शाते हैं। ये कितना हो गया? 40 डिग्री, और गलती यहीं कर दी।
कईयों ने इस 40 डिग्री को आपतन कोण माना और परावर्तन कोण को उसके बराबर करके 40 आंसर दे दिया, जो कि गलत है। क्या ये आपतन कोण है क्या? भाई आपतन कोण ये थोड़ी है। आपतन कोण तो ये हम अभिलंब से जो बनाते हैं वो होता है, ये वाला होगा आपतन कोण। तो अब देखो ये अभिलंब पूरा कितना होता है, 90 डिग्री पर। इस दर्पण से 90 डिग्री पर है ये अभिलंब, तो पूरा कोण 90 डिग्री का, इसमें से 40 डिग्री इतना, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। एक्चुअली आपतन कोण ये है, वो 40 डिग्री आपने गलती से आपतन कोण मान लिया था। ठीक है, यहीं पर यहां दिक्कत थी। देखो कि प्रकाश किरण किसी दर्पण से सॉरी दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है, अभिलंब से थोड़ी बना रही थी। अभिलंब से तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 40 घटा दो, कितना बच गया, 50। ठीक है, बस अब आंसर और है ही क्या, अब इसमें बचा ही क्या। जितना आपतन कोण होता है परावर्तन कोण भी उतना ही हो जाएगा, यानी थीटा आई के बराबर ही होगा थीटा आर। ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और ट्विस्ट कर देता, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि आपतित किरण आई तथा परावर्तित किरण आर, इन दोनों के बीच कितना कोण है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बीच में देखो ये प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण जा रही है, दोनों के बीच ये पूरा कोण आपसे पूछा है, तो इतना 50, ये भी 50, 50 और 50 कितना हो जाता, फिर 100 हो जाता। ठीक है, ये ही गलती होती है, और परावर्तन में किसी प्रकार की आप गलती नहीं करते। परावर्तन के कोई उदाहरण नहीं होते, जैसे अपवर्तन के उदाहरण देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना, पेंदे का या पानी से भरी हुई बाल्टी के पेंदे का ऊपर दिखाई देना, वो अपवर्तन के, विवर्तन के, व्यतिकरण के अलग अलग उदाहरण होते हैं। परावर्तन के कोई उदाहरण नहीं है। आपको इसके नियम भी रटे हुए रहते हैं। पहला कि तीनों एक ही प्लेन में, और दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। लेकिन गलती बस यही होती है, क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं माल मसाला, गलती करोगे कहां वहां। ठीक है, तो ये वाली जो है ध्यान रखना, बस लैंग्वेज को ध्यान रखना, यहीं पर गलती करते हो। और हमेशा कहता हूं जब भी परावर्तन का आए क्वेश्चन, तुरंत डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम में फिर कभी गलती नहीं करोगे। जो जो क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा डायग्राम बनाओ। चले ये हाँ, अगर कोई बात नहीं, गलती नहीं की तो भगवान करे आप एग्जाम में भी गलती नहीं करो। ठीक है, लेकिन कईयों ने गलती की, उनसे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि सर कोई गलती नहीं, मैंने तो सही है मेरा, अच्छी बात है, एग्जाम में भी सही करना, बस यहां पर जितनी गलतियां करना हो यहीं पर कर लेना। ठीक है, आगे बात करें तो ये हमने बात की परावर्तन की। परावर्तन में मैंने कहा ना, कोई विशेष ऐसे उदाहरण नहीं होते, या ऐसे हम कहे कि हाँ, बस एक समतल दर्पण की बात जरूर आती है जहां पर हम बात करते हैं। कैसे देखना भाई, समतल दर्पण में, इसमें भी मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो देखते हो वही याद रखा करो, प्लेन मिरर। क्योंकि इसमें क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है समतल दर्पण में, और ये मैं एक समतल दर्पण बना देता हूं। अब समतल दर्पण में देखो, आप खुद भी, वो आपकी अलमारी जो होती है ना, अलमीरा जो होती है, उस पर लंबा वाला जो कांच लगा हुआ रहता है, या जो ड्रेसिंग टेबल पर जो कांच लगा हुआ रहता है, वो कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। अभी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बात नहीं कर रहा। समतल दर्पण जो हमारे घर में वो लंबा वाला शीशा लगा हुआ रहता है ना, उसके सामने जब आप खड़े होते हो, तो एक बात बताना, आप इधर खड़े हो, आपका सिर ऊपर पैर नीचे, इसके अंदर जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसका भी तो सिर ऊपर होता है, पैर नीचे ही होते हैं। भाई खुद को देखते हो उस दर्पण में, तो आपको अपना प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देगा ना, यानी पैर, सॉरी, जो सिर है वो ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर। यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है ये ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं लेंस से, दर्पण से, कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है।
रटो मत, जो देखा वही ध्यान रखो। समतल दर्पण कहते ही आपके दिमाग में आपको खुद को अलमारी के सामने या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा पाना है। उसमें जब आप अपना प्रतिबिंब देखोगे तो सीधा है, यानी सिर ऊपर पैर नीचे। यानी प्रतिबिंब कैसा है, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, प्रतिबिंब या इमेज कैसी बनेगी वो मैं बता रहा हूं। कैसा है, सीधा, अपराइट। हालांकि एक बात ध्यान रखना, समतल दर्पण में ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी वर्टिकली ऊपर से नीचे तो सीधे दिखोगे, लेकिन साइड टू साइड की बात करूं यानी आसपास में दायां भाग बायां हो जाएगा और बायां भाग क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यानी मिरर में जब आप खुद को देखोगे तो राइट हैंड कैसा दिखेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड किस तरफ दिखेगा, राइट साइड में। पार्श्व व्युत्क्रमण हो जाता है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, वो साइड बाय साइड इन्वर्ट हो जाती है। और आगे बात करते हैं भाई, अभी देखते हैं अपन वर्टिकली बात कर रहे हैं, सीधा बन रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में जब जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तब तब हमेशा वह आभासी यानी वर्चुअल होता है। आभासी बोले तो वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है कि इस दर्पण से निकालकर इस प्रतिबिंब को कहीं बाहर पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये आभासी है। हमेशा ध्यान रखना, जब जब सीधा प्रतिबिंब होगा अपराइट तो वो हमेशा वर्चुअल होगा। और एक और बात, लास्ट बात, भाई सीधा है, आभासी है। और तीसरी जो फाइनल बात है, जितने लंबे आप हो उतना ही लंबा आपका प्रतिबिंब या आपकी इमेज होगी। यानी जो, अगर इसको भी चेक कर लो, मैं तो कहता हूं इसको भी चेक कर लो, इसमें भी क्यों पीछे रहते हो। जो मिरर है उसके बिल्कुल पास जाकर खड़े हो जाओ। जैसे जैसे आप पास जाओगे आपका प्रतिबिंब भी आपके पास आता है चलता हुआ, आप देख सकते हो। ये सारे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो घर पे। जैसे ही उस कांच के पास जाकर आप अपना नाक लगाओगे तो देखना आपका प्रतिबिंब भी आपके पास नाक लगाने आ जाएगा। दोनों की नाक से नाक मिल रही है, मतलब दोनों एक ही लेवल पर है। अगर उस प्रतिबिंब की इमेज की नाक ऊपर नीचे है ना तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है भाई। वैसे ऐसा होगा नहीं, जहां आपकी नाक होगी वहीं पर उस प्रतिबिंब की भी नाक होगी। यानी दोनों की जो हम बात करें, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के समान लंबाई होती है इसकी। तो जो चीजें देखी वही लिखी, अपन ने ऐसा नहीं है कि हाँ भैया बस लिख लो, ये सब आप देखते हो। और इसी में कई चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें साथ साथ देखते रहना, इनको पॉइंट्स आ रहे हैं कई। जितना दूर आप इस प्रतिबिंब से हो उतना ही दूर, जितना दूर आप इस मिरर से हो उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब भी इस मिरर से। आप देखो उसके पास चल के जाओ वो भी आपके पास आएगा। तो ये सेम बिल्कुल ऐसे कि ये आपके सिलेक्शन है और ये आप हो, आप इसके पास चलकर जाओगे, आप यहीं बैठे रहोगे तो वो यहीं बैठा रहेगा। यानी जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आप कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक ये सिलेक्शन दूर ही रहेगा। आप चल के इसके पास जाओगे ये भी आपके पास आ जाएगा। सेम प्रतिबिंब के साथ भी यही है। यानी जितनी दूरी पर ये दर्पण से आप हो उतनी ही दूरी पर ये दर्पण से आपका मिरर है, ये मिरर से दूर ये आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है आपका। अब अगर आप इसकी तरफ मान लिया v वेग से चलने लगे तो ये प्रतिबिंब भी आपकी तरफ किस वेग से बढ़ेगा, v वेग से। लेकिन एक बात देखो, वेग जब मैं बोलता हूं, वेग तो होती है सदिश राशि। आप जा रहे हो इस दिशा में और वेग जा रहा है उल्टी दिशा, ये प्रतिबिंब जा रहा है उल्टी दिशा में। तो ध्यान रखना, जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सामने आती है तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है जोड़ देते हो। यहां जो सापेक्ष वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। क्योंकि दोनों देखो, ये भी v से चला, ये भी v से चला। इसको ऐसे समझो, देखो अगर एक कोई दीवार होती, दीवार से कोई ट्रक आकर टकराता 30 किलोमीटर प्रति घंटे से,
तो टक्कर के दौरान जो, या टक्कर किस चाल से हुई है, 30 से हुई है। अगर ये सामने ट्रक दीवार ना होकर कोई दूसरा एक अलग ट्रक ही होता, वो भी 30 से चलता हुआ आता, अब टक्कर किस स्पीड से होगी, इसका 30 और इसका 30 जुड़ जाएगा, 60 के स्पीड से टक्कर होगी। ठीक है, खड़ी दीवार में टकराना इतना खतरनाक नहीं होता जितना सामने से आती हुई या चलती हुई गाड़ी से टकराना होता है। तो यहां पर जब वस्तु v वेग से चलेगी तो प्रतिबिंब भी v वेग से ही चलेगा। तो कई चीजें यहां पर समतल दर्पण में ध्यान रखना। प्रतिबिंब पहली बात कैसा बन रहा है, सीधा। हालांकि जो ये प्रतिबिंब होता है, इमेज पार्श्व दिशाओं में यानी साइड में, पार्श्व दिशाओं या साइड बाय साइड, पार्श्व दिशाओं में या साइड बाय साइड प्रतिबिंब उल्टा होता है। हालांकि आपको जब कुछ नहीं दे तो आपको तो सीधा ही बोलना है, ठीक है, यानी लेफ्ट हो जाएगा राइट और राइट हो जाएगा लेफ्ट। मेरा लेफ्ट हैंड मुझे राइट दिखाई देगा उस प्लेन मिरर में और लेफ्ट हैंड मुझे राइट दिखाई देता है। मुझे नहीं, आपको भी दिखाई देगा। जितना दूर आप प्रतिबिंब से हो, जितना आप इस मिरर से दूर हो, आपका प्रतिबिंब भी इस मिरर से उतना ही दूर है। अगर आप इस मिरर की ओर v वेग से चलते हो तो ये प्रतिबिंब भी उसी वेग से इस मिरर की ओर चलेगा। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 2v। तो आगे बात करते हैं आभासी। बस एक बात ध्यान रखना, देखो आभासी के लिए एक बात चीज हमेशा ध्यान रखो, आभासी मतलब जो वास्तव में नहीं है। अब जैसे ये मार्कर वास्तव में है, इस मार्कर को पकड़ के मैं यहां से लिख सकता हूं, ये एक्चुअली मेरे हाथ में है। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को किसी सामने दूसरे दर्पण में देख रहा हूं तो वहां पर उसकी जो इमेज बनी है, क्या उस इमेज को, चलो मान लिया भाई इमेज से तो वैसे भी नहीं लिखते, लेकिन उस इमेज को उस दर्पण से निकालकर कहीं बाहर पर्दे पर प्राप्त कर सकता हूं क्या? भाई जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर चलाते हैं पर्दे पर, तो जब हम किसी ऐसे प्रतिबिंब को, इमेज को अगर हम बाहर इस कांच से या इस दर्पण से निकालकर बाहर प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कैसा है, आभासी। ठीक है, जब भी आप खुद को किसी मिरर में, कैसा भी हो, कैसा भी मिरर हो, अगर आप खुद को सीधा देख रहे हो, मान लेना वह कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और ये वस्तु के समान लंबाई की ही होती है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण की बात की हमने। हाँ, अगर जैसे देखो, अगर मान लीजिए ये भाई ये v वेग से तो इसकी ओर आ रहा, अगर ये v वेग से इससे दूर जाए तो इसका प्रतिबिंब भी इतने ही वेग से क्या होगा, दूर जाएगा। अब जब दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, अभी भी देखो ये जा रहा है लेफ्ट में, वो जा रहा है राइट में, अभी भी दिशाएं विपरीत है, अभी भी जो नेट वेलोसिटी या ऐसे कह सकते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव वेलोसिटी, अभी भी वो जुड़ जाएगी, अभी भी 2v ही होगी। ठीक है, तो ये जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट गोइंग अवे फ्रॉम मिरर, तो भी सेम वही, ठीक है, अभी जैसे मैंने ये बताया, काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में यही आते हैं, टर्म से ही आते हैं, सीधा आभासी और वस्तु के समान लंबाई बराबर होता है। परावर्तन के बाद आगे बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन क्या है, इसको भी वही तरीका, वही डायग्राम बनाओ और समझो। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। इसका सीक्वेंस बता देता हूं यहां पर मैं, देखो सबसे ज्यादा होती है निर्वात या वैक्यूम में, इसके बाद गैस में,
इसके बाद द्रव लिक्विड में, और सबसे कम होती है ठोस में, सॉलिड्स में। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब प्रकाश किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे हो सकता है निर्वात से गैस में जाए, हो सकता है गैस से ठोस में जाए, हो सकता है ठोस से द्रव में आए, हो सकता है द्रव से निर्वात में जाए, यानी माध्यम बदलना चाहिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी चाल बदलेगी। यानी जैसे पहले मान लिया कि पहले ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से किस में ट्रेवल करती है, निर्वात में, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा गैस में, फिर उससे थोड़ा कम हो जाएगा द्रव में, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में। और यही कारण है कि अपवर्तन होता है। अब यहां पर एक बात सुनना कि इसकी चाल में तो परिवर्तन है, साथ साथ देखो जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी डायरेक्शन भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और जब दिशा बदलती है तो निश्चित रूप से वेग भी बदलेगा। तो ये अपवर्तन में अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से अपवर्तन हो रहा है, दो माध्यम ले लेता हूं। एक तरफ मैं ये वायु ले लेता हूं और दूसरी तरफ मैं जल ले लेता हूं, कांच वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इस लाइन के इधर वायु है और उधर जल है, अलग अलग माध्यम है। अब यहां पर भी मैं एक आभासी लाइन, जिसे अभिलंब कहते हैं, दोनों सतहों के ये लंबवत परपेंडिकुलर, ये मैं अभिलंब बना देता हूं। ठीक है, एक प्रकाश किरण आएगी ये इधर से, किधर से आ रही है, वायु से। जो प्रकाश किरण आ रही है आपतित प्रकाश किरण, अगेन नाम वही है, आई से दर्शा देते हैं आपतित प्रकाश किरण। अब देखो प्रकाश को जाना तो चाहिए था सीधा ये इसी दिशा में, जिस दिशा से ये चलता हुआ आ रहा था उसी दिशा में जाना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये प्रकाश किरण ऐसे सीधी तो नहीं गई, क्योंकि जैसे ही वायु से जल में गई, माध्यम तो बदल गया। अब माध्यम बदलते ही ये प्रकाश किरण अब इसी पथ पर सीधा तो नहीं जाएगी, ये तो तय है। तो किधर जाएगी, यानी इस मूल पथ से विचलित हो जाएगी, और विचलित होकर जाएगी कहां, वो देखते। जब ये वायु से गई जल में, तो अब ये इस मूल पथ से विचलित होकर थोड़ा ये इधर आ जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तित प्रकाश किरण, रिफ्रैक्टेड लाइट, आर से दर्शाते हैं इसको भी। ध्यान रखना, वहां परावर्तित प्रकाश किरण थी, ये क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण। वो रिफ्लेक्टेड थी, ये रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर वायु जल अलग अलग माध्यम, ये है अपवर्तन। अब मैं इसको देखो डिफाइन कर रहा हूं, परिभाषा दे रहा हूं। फिर हमेशा मैं इसलिए कहता हूं कि परिभाषा को रटो मत, जो डायग्राम देखते हो वो ही बोलो। जब कोई प्रकाश किरण, मेरे हाथ की मूवमेंट्स देखते रहना, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गति करते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर यह प्रकाश किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। यानी वो डॉट डॉट से बताया वो उसका मूल पथ था, उसको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन गई नहीं, डिफ्लेक्ट हो गई। अब एक मन में और बात आएगी कि सर आपने इसको विचलित करके मोड़ा तो मोड़ा, इधर ही क्यों मोड़ा, इधर भी तो जा सकती थी, ये ऐसे भी तो जा सकती थी। इसका कारण बता देता हूं, जो आप में से कईयों को पता भी होगा, कुछ को पता भी होगा, बता देता हूं। देखो यहां पर आ जाओ, उसको बताने के लिए मैं यहां पर लाता हूं आपको वापस। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है वह तो कहलाता है विरल। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा। यानी इस निर्वात की तुलना में गैस में वेग क्या हो जाएगा, कम। गैस की तुलना में द्रव में और कम, और द्रव की तुलना में ठोस में
और कम हो जाता है, तो ऐसे माध्यम जहां प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल कम हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? सघन माध्यम, डेंस मीडियम। और जो विरल माध्यम है रेयर मीडियम कहलाते हैं, रेयर मीडियम कहलाते हैं। तो सघन और विरल में ये हमने अंतर क्या देखा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, विरल में ज्यादा। अब इन दो की तुलना करता हूं मैं, गैस और द्रव की। तो देखो गैस में प्रकाश की चाल ज्यादा है, द्रव में कम है, तो गैस क्या हो जाएगा? विरल। द्रव क्या हो जाएगा? सघन। अब अगर मैं इन दो की तुलना करूं, द्रव और ठोस की, तो देखो द्रव में प्रकाश की चाल ज्यादा, ठोस में कम। तो अब ये द्रव ठोस की तुलना में क्या हो जाएगा? विरल। और ये ठोस क्या हो जाएगा? द्रव की तुलना में सघन हो जाएगा। तो ये सघन विरल वाला ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि वायु कहां से कहां जा रही है? ये प्रकाश किरण कहां जा रही है? वायु से जल में। वायु क्या है? विरल माध्यम। जल क्या है? सघन माध्यम। तो यहां पर हमने क्या देखा? विरल से कहां जा रही है? सघन में। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अगर उल्टा होता ना, जल से वायु में आ रही होती, तो फिर ये इस डायरेक्शन में मुड़ती, तो फिर इधर जाती, ठीक है। तो फिर ये अभिलंब से दूर हटती। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है, रेयर से डेंस मीडियम में जाने पर वो नीचे की ओर झुक रही है। अदरवाइज उल्टा होता ना कि डेंस से रेयर में जाती, यानी सघन से विरल में जाती, तो फिर वो दूर की तरफ हटती, वो ऊपर की तरफ वाला तीर उधर जाती। अब देख लो यहां पर परिभाषा जो अपन ने बात की, अलग अलग माध्यमों में जब प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी वजह से हम ये अपवर्तन की परिघटना देखते हैं। अब यहां पर भी देखें, अगर हम बात करें अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण का ये जो कोण है, इसे कहते हैं आपतन कोण थीटा आई। आपतन कोण क्या हो गया? थीटा आई। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, ये अभी तो इसको हटा दूं, अपवर्तित प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ कोण ये कहलाता है थीटा आर। पहले परावर्तन हो रहा था तो परावर्तन कोण का, अब अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई और थीटा आर। यहां पर थीटा आई थीटा आर बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, अलग अलग माध्यमों में जब प्रकाश किरण जा रही है तो देखो अब अपवर्तन के नियम आ रहे हैं। जैसे परावर्तन के नियम देखे, वैसे ही अपवर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में हमने क्या देखा कि तीनों एक ही प्लेन में थे। कौन से? आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब। यहां पर आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में होते। यानी अगर मैं नियमों की बात करूं, यहीं पर नियम भी यहीं लिखवा देता हूं। देखो दो ही नियम हैं अपवर्तन के। नियम क्या कहते हैं? पहला नियम क्या कहेगा? आई आपतित किरण, एन अभिलंब और आर अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। वही चीज भाई, वहां पर परावर्तित थी, यहां अपवर्तित प्रकाश किरण होगी, दैट्स इट, और कोई बात नहीं। दूसरा नियम क्या कहता है? देखो कि इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ध्यान रखना, आपतन कोण थीटा आई की साइन वैल्यू यानी साइन थीटा आई और अपवर्तन कोण थीटा आर की साइन वैल्यू का अनुपात, प्रपोर्शन, यानी ज्या कह देते हैं, साइन को हिंदी में ज्या कह देते हैं, बाकी अगर जैसे साइन बोले तो आपतन कोण की साइन वैल्यू, अपवर्तन कोण की साइन वैल्यू का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू के द्वारा दर्शाते हैं। म्यू, यू के नीचे पूंछ लगा देना, म्यू बन जाता है।
और ये क्या है, अपवर्तनांक या इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, लाइन ध्यान से सुनना कि आप इस फिंगर की मूवमेंट को भी देखते रहना साथ साथ। आपतन कोण की साइन वैल्यू तथा अपवर्तन कोण की साइन वैल्यू का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाता है, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो दूसरा नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सीधा भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसके बराबर है, अपवर्तनांक या म्यू। अब अपवर्तनांक, सीधी सी बात यहां पर ध्यान रखना, जो माध्यम जितना विरल होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और जो माध्यम सघन होता है उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये अपवर्तन की बात की, बाकी अपवर्तन पर आधारित जो परिघटनाएं वगैरह उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्रकाश से संबंधित और भी जो बातें हैं उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।